ये लोग प्रयास लगातार करते, एक एनार्की तैयार करने का प्रयास करते, तो हमारे ध्यान में है कि एनार्किस्ट फोर्सेस से लड़ना तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ सकती। इसलिए हमने हमारे विचार परिवार की संस्थाओं को ये निवेदन किया कि राजनीति तो हम कर लेंगे, आपको राजनीति करनी नहीं है, लेकिन नेशनलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो एनार्किस्ट फोर्सेस खड़ी हुई है उसका जवाब नेशनलिस्ट फोर्सेस ने देना चाहिए। और नेशनलिस्ट फोर्सेस ने उसका जवाब दिया, उनका नैरेटिव टूट गया। और मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से ये नीचे के ग्राउंड पे हमने सारी तैयारियां की। हमारी जो योजनाएं थी, लाडली बहन योजना होगी, युवाओं के लिए योजना होगी, किसानों के लिए योजना होगी, इसने एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हमारे लिए तैयार किया। और सबसे बड़ा इसमें अगर रोल किसी चीज़ का होगा तो प्रधानमंत्री जी ने एक है तो सेफ है ये जो नारा दिया, इट कॉट द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। जो बटा हुआ समाज था वो एक हो गया, सभी के ध्यान में आया। जिस प्रकार से लोकसभा में एकदम जहरीला प्रचार करके पोलराइजेशन किया गया है, इसका जवाब नहीं देंगे तो हम शांति से नहीं जी पाएंगे। और लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने बिल्कुल जबरदस्त वोटिंग किया और अपनी ताकत दिखा दी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मिलकर इतना बड़ा यश मिला है। मैं ये दो सवाल जरूर करूंगा, योजना पे और साथ ही साथ ये स्लोगन पे, क्योंकि जब ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले हमने पूछा ऑडियंस से कि क्या पूछना चाहिए, बहुत लोगों को ये जानना था कि एक है तो सेफ है के लिए। बट इससे पहले ये जानना चाहूंगा देवेंद्र जी कि आपकी पार्टी ने आज ऑफिशियल तरीके से ये कहा है कि फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेन रोल, जॉर्ज सोरोस जैसे लिंक उभर कर आ रहा है और जिस तरह से टेबल पर रखा जा रहा है, जितने भी इश्यूज हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो इश्यूज जो रखे जा रहे थे वो एक फॉरेन इंटरफेरेंस के तौर से आ रहा था। क्या आपने यही देखा महाराष्ट्र के इलेक्शंस के वक्त में भी कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी अपनी पूरी कैंपेनिंग करी थी, क्या आपको लगता है कि फॉरेन एजेंडा को लेकर एक फॉरेन इंटरफेरेंस होने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, इसको आधिकारिक तौर पर जिन्होंने कहना चाहिए वो कहेंगे, लेकिन जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको कहना चाहता हूं। ये जो भारत जोड़ो के नाम से 160-180 संगठनाएं साथ में आई थी, इनमें से कई संगठनाएं ऐसी है कि जिनका फंडिंग चेक किया जाना चाहिए, जिनका फंडिंग ये फॉरेन फंडिंग है और ऐसे तत्वों से आ रहा है जो दुनिया के कई देशों में डिस्टेबलाइजेशन का काम कर चुके हैं, डिस्टेबल करने का काम कर चुके हैं। ऐसी सारी संस्थाओं को एक साथ करके, और आप देखिए उस समय कई फॉरेन मीडिया ने भी एक बहुत ही कलर्ड रोल प्ले किया। कलर्ड, महाराष्ट्र में भी बहुत ही कलर्ड रोल प्ले किया। तो ये तो 1+1 2 हमको ध्यान में आता है। अब इसको आधिकारिक तौर पर जिन्होंने कहना चाहिए वो कहेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस तरह से एनार्की लाने की, और आपने ये बयान भी दिया इलेक्शन के टाइम पे, इट्स अ ग्रुप ऑफ एनार्किस्ट्स जो आपने कहा था। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह से इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके पैसे कहां से आ रहे हैं और आखिरकार उनका एजेंडा क्या है? क्या आपको नहीं लगता मुख्यमंत्री होने के नाते एक कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बहुत जरूरी है। इसमें से कुछ संस्थाओं के कच्चे चिट्ठे मेरे पास भी है। क्या आप कार्रवाई करेंगे? वो सबूत मेरे पास भी है। निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे और उचित समय पर मैं विधानसभा में भी ये सारे एविडेंसेस रखूंगा कि कौन सी संस्थाएं इनके लिए काम कर रही थी। देश ये जरूर जानना चाहेंगे देवेंद्र जी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही ये पूरे इलेक्शन को लेकर। अगर स्लोगन की बात करें, क्योंकि हमने आपको बहुत करीबी से देखा है और साथ ही साथ आपकी स्पीच की मैंने एनालिसिस की,
कई सारे स्पीच में दर्शकों को कहना चाहूंगा कि मीडिया दिखाती नहीं हो, जो आपने बहुत बार एलिगेशन भी लगाया कि आखिरकार आप सिर्फ हिंदू मुसलमान पार्टी देखते हैं, ये डेवलपमेंट को लेकर बात नहीं करते। मैं ये मानना चाहता हूं कि जरूर आप कहते हैं, पर एक बदलाव भी आप में देखा गया है कि क्योंकि अगर 2019 की बात करें, उस इलेक्शन में लार्ज परसेंटेज 90 to 95% वाज ओनली अबाउट कि देवेंद्र फडणवीस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट, देवेंद्र फडणवीस इज द सॉफ्ट हिंदुत्व फेस देखा जा रहा था। क्या इस बार आपको लगा कि बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ग्राउंड के हालात थे वो बदल रहे थे, एक कंसोलिडेशन हो रहा था, जिसके कारण आपको एक है तो सेफ है का नारा का इस्तेमाल करना पड़ा, बटेंगे तो कटेंगे का नारा इस्तेमाल करना पड़ा। क्या आपको लग रहा था कि ग्राउंड रियलिटी बदल रही है, इसके लिए आपको बहुत जरूरी था एक बदलाव लाने की कोशिश? देखिए, हम तो चुनाव को विकास पर ही ले जा रहे थे। आप मेरा कोई भी भाषण निकालिए, मैंने देखा करीबन 100 के ऊपर। हाँ, तो अगर मैं 25 मिनट बोला हो तो 22 मिनट में विकास पर बोलता था, क्या किया, क्या करने वाले, 3 मिनट में जवाब देता था। देखिए, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये काउंटर पोलराइजेशन है, ये काउंटर कंसोलिडेशन है। आप अगर वार करेंगे तो प्रतिवार होता है, वार ही नहीं किया होता तो प्रतिवार नहीं होता। लेकिन अगर वार होगा और उसका जवाब नहीं जाएगा तो वार झेलना पड़ेगा, घायल होना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से सज्जाद नोमानी को हाथ में पकड़कर, उलेमाओं को हाथ में पकड़कर एक प्रकार से पोलराइजेशन करने का प्रयास कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी, उद्धव जी की सेना, इन्होंने किया। आप देख सकते हैं उनकी 17 मांगे क्या थी, इतनी भयानक मांगे थी, जिसमें से एक मांग ये थी कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जितने राइट्स हुए, जितने दंगे हुए, इन दंगों में जिन मुसलमानों को अरेस्ट किया उनके सारे केसेस वापस लिए जाए। और उसके ऊपर ये पार्टियां लेटर देती है कि हम इसको जरूर करेंगे, इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं और इसको हम अमल में लाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद सज्जाद नोमानी आकर कहते हैं कि वोट जिहाद करो, इसलिए फिर हमको उसका जवाब देना पड़ेगा। और पड़ा, और मैंने जवाब दिया। कब बदला? अब मैंने कहा कि भाई, अगर आप वोट जिहाद करोगे तो महाराष्ट्र की जनता वोटों का धर्म युद्ध करेगी, और वो धर्म युद्ध से अंतर क्या है? वोट जिहाद और धर्म युद्ध में आप क्या अंतर देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग आपके ऊपर, जो आपके विरोधी, आरोप ये लगा रहे हैं कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस एक समय ऐसा हुआ करता था जिसे ही वॉज एक्सेप्टेबल टू ऑल कम्युनिटीज, और ये आपका एक छवि रहा। क्या आपने जानबूझकर ये बदल दिया और आप एक एंटी मुस्लिम फेस बनने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं एंटी मुस्लिम न था, न हूं, न रहूंगा, क्योंकि मैं असली हिंदू हूं। जो असली हिंदू होता है वो किसी का एंटी नहीं होता। सबका साथ, हिंदुत्व, जो हिंदुत्व ये टॉलरेंस सिखाता है। कभी भी हिंदुओं ने किसी दूसरे धर्म का परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया, तलवार से किसी को जीता नहीं, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। उस प्रकार से मैं हिंदू हूं। लेकिन मेरा हिंदुत्व मुझे ये भी सिखाता है, मुझ पर अगर आक्रमण होगा तो मैं चुप नहीं बैठ सकता, फिर तो मैं उसका जवाब दूंगा, और वो जवाब हमने दिया। और जहां तक धर्म युद्ध का सवाल है, ठीक है, जिहाद और धर्म युद्ध में अंतर यह है कि जिहाद का अर्थ है कि जो विरोधी है उसको समाप्त कर दो। धर्म युद्ध का अर्थ है जो धर्म के खिलाफ है। धर्म यानी यहाँ सत्य, यतो धर्म ततो जया, ये धर्म युद्ध है। जो सत्य के खिलाफ है उसका सफाया करो। तो हम सत्य के खिलाफ जो थे उसका सफाया कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि एक तरह से जो महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे डगमगा गए और नैरेटिव बदलने की कोशिश की गई थी, क्या आपको लगता है कि इससे आपको बहुत फायदा मिला कि किस तरह से एक बम्पर वोटिंग था? देखिए, निश्चित रूप से जनता ने इसको अस्वीकार कर दिया। लोकसभा का पोलराइजेशन ध्यान में नहीं आया लोगों के। उस पोलराइजेशन के बाद अलग अलग जगह पर जिस प्रकार का एक विभत्स रूप देखने को मिला, चाहे वो अमरावती हो, चाहे वो धुलिया हो, चाहे वो भिवंडी हो, अलग अलग जगह पर जो विभत्स रूप देखने को मिला, उसके बाद जनता जागी और जनता के ध्यान में आया कि ये केवल एक पोलिंग तक सीमित नहीं है, ये तो इस प्रकार से कंसोलिडेशन हो रहा है कि हमारा जीना मुश्किल होगा।
आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ लोगों से जब मैंने बात की मालेगांव में, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि हर उस समुदाय से हर किसी को वोट डालना, उसके लिए पूरे सिस्टम किया गया था, बाइक अरेंज किया गया था ताकि वो बूथ तक पहुंचे। एक अलग तरीके से एक मैनेजमेंट किया गया था लोकसभा के चुनाव के समय। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ महाविकास अघाड़ी नहीं कर पाई, और साथ ही साथ में जो एक डर का माहौल पैदा किया गया था कि अगर भाजपा आ जाती है वापस पावर में तो मुस्लिम समुदाय को बहुत फर्क पड़ेगा? आप अब सरकार चला रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? जिस प्रकार से उन्होंने उस समय धार्मिक स्थलों का उपयोग किया और धार्मिक स्थलों पर बैनर लगाकर और वोट देने के लिए अल्लाह की कस्में देना, और जिस प्रकार से सज्जाद नुमानी ने कहा कि भाई सामाजिक बहिष्कार कर दीजिए बीजेपी को वोट देने वाले का, बीजेपी को अगर कोई वोट देता है तो सोशल बायकॉट कीजिए, इस प्रकार का जो नैरेटिव चलाया, वो नैरेटिव के चलते वोटिंग उस समय इस प्रकार से हुआ है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कौन सा लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र में कोई ये कह दे कि महाविकास आघाड़ी को वोट दो तो बहुत अच्छे हो और बीजेपी को वोट दो तो इसका सोशल बायकॉट करो? ये कौन सा लोकतंत्र है? इसका समर्थन कैसे करते? राहुल गांधी जो संविधान की लाल किताब लेकर घूमते हैं, कि उसमें कहा है कि बीजेपी को वोट देने वाले का सोशल बायकॉट हो? तो मुझे लगता है कि लोग इस बात को समझते हैं। अगर आप देखें योजना की अगर बात करें, योजना को लेकर आपने बहुत प्रचार किया, मुख्यमंत्री उस समय के एकनाथ शिंदे जी ने काफ़ी इसको लेकर कैंपेनिंग की, पर यह कहना कि पूरे इलेक्शन एक योजना के कारण बदल गया, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक एनालिसिस होगी। तो इसीलिए मैं ये दिखाना चाहूँगा कि अर्बन इलाकों में जो वोट शेयर आपको मिला वो थोड़ा गिरा भी था, बट आखिरकार आप हर एरिया में, कोंकण से लेकर नॉर्थ महाराष्ट्र, सब में आपकी बढ़ोतरी हुई है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर ये योजना लाते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो आपके डेट टू जीडीपी रेशो बढ़ जाता है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए और महाराष्ट्र के लिए बहुत बुरी होने वाला है। तो आप इसको कैसे आप रैशनलाइज कैसे करोगे? एक ऐसा योजना जो आप पहले विश्वास नहीं करते, फ्रीबीज में आप कभी विश्वास नहीं रखे, तो आप इसको आगे कैसे लेके जाओगे? क्योंकि आरोप भी इस पे भी लग रहा है आपके। देखिए, मूल रूप से विमेन सेंट्रिक एजेंडा, इस एजेंडे के तहत योजनाएं हमने लाई है, तो इसके सोशल बेनिफिट तो बड़े हैं। जो सोशल बेनिफिट तुरंत नहीं दिखाई पड़ते, साल में, 2 साल में, 4 साल में दिखाई पड़ते। कभी भी इकोनॉमिक्स में 2 पद्धतियाँ होती है। एक, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते जाते हैं, उससे इकोनॉमी को बढ़ाते जाते हैं, वो इकोनॉमी अवसर तैयार करती है। और दूसरा, आप सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। कुछ मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उनको डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं, उससे भी विकास होता है, थोड़ा समय लगता है। ये दोनों का बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है। तो हमारा प्रयास यही है कि ये बात ज़रूर है कि इन योजनाओं के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पे थोड़ा स्ट्रेस आएगा। डेट जीडीपी रेशियो जो हमने बहुत ही एकदम रोबस्ट रखा है, उसमें चेंजेस आएंगे, ये हम मानते हैं, लेकिन 2-3 सालों में हम लोग उसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की अपनी एक क्षमता है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, 500 ट्रिलियन मार्क को हम पार कर चुके हैं, और साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है उसके लिए अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट तैयार करके वो भी हमारा पेस जो है वो कम न हो, इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे तो इसको हम मैनेज कर पाएंगे। इलेक्शन के वक्त में आपने कई सारे ऐसे वादे किए और आपने कहा कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या विजन है देवेंद्र फडणवीस? क्योंकि हर बार आप जब सीएम बनते एक एजेंडा लेकर आते हैं, एक विजन लेकर आते हैं। इससे पहले आपका विजन रहा कोस्टल रोड को लेकर, आपका विजन रहा मेट्रो को लेकर, उसमें भी अड़चन काफी लगा। इस बार देवेंद्र फडणवीस क्या करना चाह रहे हैं और क्या बड़ा धमाका होने वाला है महाराष्ट्र में? नहीं, बड़ा धमाका तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा फोकस रिवर लिंकिंग पर है। मैंने अभी इरिगेशन मिनिस्टर के रूप में 4 बड़े रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के उन इलाकों में परिवर्तन ला देंगे जो अभी